कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों का आज की हिंदी विषय की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे भाषा, लिपि और व्याकरण। तो इसमें कुछ पाठ तो पूर्ण हो चुका था और कुछ जो बाकी रह गया था वो आज हम पढ़ेंगे। तो सभी विद्यार्थी अब आप अपनी पाठ्य पुस्तक खोलेंगे और इसमें पृष्ठ संख्या 6 खोलेंगे। 6 में जो अंतिम था मानक भाषा, वहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे पृष्ठ संख्या 7 से। हिंदी के मानक वर्ण और वर्तनी केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार मानक हिंदी वर्तनी संबंधी मुख्य बिंदु। मानक हिंदी वर्तनी संबंधी मुख्य बिंदु री, त्रि तथा द्वि का प्रयोग हिंदी में न होने के कारण इन्हें हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया। हाँ तो सभी विद्यार्थी इस पाठ्य पुस्तक में आपको ध्यान देना है और जैसे मैं पढ़ता जाता हूँ आपको पढ़ने का अभ्यास करना है और समझना है। हाँ तो दूसरा बिंदु, संयुक्त वर्ण पाई घटाकर घुंडी को आधा कर तथा हलंत लगाकर बनाए जाते हैं, जैसे बच्चा, पक्का, चिन्ह आदि। विभक्ति चिन्ह संज्ञा शब्दों से पृथक तथा सर्वनाम शब्दों में मिलाकर लिखे जाएंगे, जैसे संज्ञा राम को, सर्वनाम उसको। संयुक्त क्रियाएं पृथक लिखी जाएंगी, जैसे पढ़ चुका है। अव्यय पृथक लिखे जाएंगे, जैसे उनके साथ यहाँ तक, श्री जी आदि भी अलग लिखे जाएंगे, जैसे श्री वर्मा, वर्मा जी। क्रिया विशेषण अव्यय आदि में य व की जगह स्वरात्मक प्रयोग किया जाए, जैसे नहीं, नहीं, हुआ, हुआ, किए, आए, नहीं आदि मानक रूप है। जहाँ यह शब्द का मूल तत्व हो वहाँ यह ही रहेगा, जैसे स्थायी, अव्ययभाव, दायित्व आदि में यह के स्थान पर ई नहीं आएगा। संयुक्त व्यंजन के रूप में पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार आएगा। अनुस्वार व अनुनासिक दोनों चिन्ह प्रयोग में आएंगे। शिरोरेखा के ऊपर मात्रा व चंद्र बिंदु दोनों के लिए स्थान का अभाव हो जाता है, अतएव बिंदु अनुस्वार लगाया जा सकता है, जैसे म, मैं। अन्यत्र चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाना चाहिए। क, ख, ग, ज, फ में से अधिकांश आगत ध्वनियाँ हिंदी उच्चारण में परिवर्तित हो गई हैं। केवल ज, फ अभी भी प्रयोग में है। अरबी, फारसी या अंग्रेजी मूलक शब्दों में इनका प्रयोग मानक है। कुछ शब्द दोनों रूपों में मानक हैं, जैसे सर्दी, सर्दी, गर्दन, गर्दन आदि। शब्द के अंत का हलंत हिंदी में लुप्त हो चुका है, जैसे संसद, परिसर, विद्वान, महान आदि। तत्सम शब्दों में 3 व्यंजनों के संयोग की स्थिति में एक द्वित्व मूलक व्यंजन लुप्त हो गया है, उसे न लिखने की छूट है, जैसे अर्ध, अर्ध, तत्व, तत्व आदि। तत्सम शब्दों के तद्भव हो जाने पर विसर्ग का लोप हो जाता है, जैसे दुख, दुख। पूर्वकालिक प्रत्यय कर क्रिया से मिलाकर लिखा जाए, जैसे दौड़कर, पढ़कर आदि। इसके बाद में अगला बिंदु है लिपि, स्क्रिप्ट। मुंह से निकलने वाली ध्वनियों को जब लिखित चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है तो उस लिखने के ढंग या तरीके को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी है। अन्य कुछ भाषाओं की लिपियाँ इस प्रकार हैं। भाषा लिपि, संस्कृत, मराठी, नेपाली इनकी लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी की लिपि रोमन, उर्दू की लिपि फारसी,
पंजाबी की लिपि गुरुमुखी। हाँ, अब पृष्ठ संख्या 8 खोल दीजिए। प्रत्येक लिपि को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। हम चाहे तो किसी भाषा को अनेक लिपियों में भी लिख सकते हैं, जैसे कमल देवनागरी लिपि में, कमल की AMEL कमल रोमन लिपि में, और फिर उसके नीचे फारसी लिपि में लिखा गया है, वह भी कमल लिखा हुआ है। इसके बाद में अगला बिंदु साहित्य, लिटरेचर। साहित्य का अर्थ है ज्ञान राशि का संचित कोष। ज्ञान के लोक कल्याणकारी लिखित कोष को साहित्य कहते हैं। साहित्य के भेद, काइंड्स ऑफ लिटरेचर। साहित्य के दो भेद होते हैं, गद्य साहित्य प्रोज लिटरेचर, पद्य साहित्य पोएट्री लिटरेचर। गद्य साहित्य साधारण और सरल भाषा में सिंचित ज्ञान के कोष को गद्य साहित्य कहते हैं। इसमें लय, तुक आदि अनिवार्यता नहीं होती। गद्य की अनेक विधाएं होती हैं, कहानी, निबंध, नाटक, उपन्यास, लघु कथा, संस्मरण, रेखाचित्र, डायरी, पत्र आदि कुछ मुख्य विधाएं हैं। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर, वृंदावन लाल वर्मा आदि अनेक गद्यकार साहित्य हैं या साहित्यकार हैं। दूसरा पद्य साहित्य पोएट्री लिटरेचर। लय, तुक, यति, गति, छंद आदि को ध्यान में रखकर भावों और विचारों ज्ञान का जो संचय किया जाता है उसे पद्य साहित्य कहते हैं। पद्य की भी अनेक विधाएं होती हैं, कविता, खंड काव्य, महाकाव्य, गीति काव्य, गीत, गजल, दोहा, कवित्त, कुंडलियाँ आदि। कबीरदास, तुलसीदास, बिहारी, रहीम, रसखान, भारतेंदु, हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी आदि हिंदी के कुछ बहुत प्रसिद्ध पद्य साहित्यकार हैं। व्याकरण, ग्रामर। हर भाषा और लिपि के अपने नियम होते हैं, इन्हें व्याकरण कहते हैं। व्याकरण का काम भाषा को शुद्ध और निर्दोष बनाना है। इस प्रकार व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना व लिखना सिखाता है। व्याकरण के विभाग, पार्ट्स ऑफ ग्रामर। व्याकरण के निम्नलिखित 3 विभाग हैं, वर्ण विचार फोनोलॉजी, दूसरा शब्द विचार मॉर्फोलॉजी, तीसरा वाक्य विचार सिंटैक्स। पहला वर्ण विचार फोनोलॉजी। इसके अंतर्गत हम वर्णों के रूप, भेद, उच्चारण तथा संधि आदि पर विचार करते हैं। शब्द विचार जो कि दूसरा शब्द विचार मॉर्फोलॉजी। इसके अंतर्गत शब्द के भेद, उत्पत्ति और उनकी रचना के विषय में विचार किया जाता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अभिकारी शब्दों पर भी इसी के अंतर्गत विचार किया जाता है। तीसरा वाक्य विचार सिंटैक्स। इसमें वाक्य निर्माण, वाक्य शुद्धि, वाक्य विश्लेषण और विराम चिन्ह आदि के विषय में विचार किया जाता है। तो ये हमने हमारा जो पाठ था पढ़ लिया। अब इसमें से कुछ जो मुख्य परिभाषा हैं या जो मुख्य बिंदु है बोर्ड पर मैं लिखवा रहा हूँ, आपको लिखना है और याद करना है। हाँ, तो लिपि की परिभाषा। लिपि की परिभाषा भाषा को लिखने के ढंग या तरीके को लिपि कहते हैं। हाँ, तो देखिए इसकी अब परिभाषा आप लिखेंगे। भाषा को
भाषा को लिखने एवं तरीके को लिपि कहते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी है। हिंदी की लिपि देवनागरी है। उसके बाद में अगली परिभाषा आपको लिखनी है, साहित्य किसे कहते हैं। साहित्य साहित्यकार ज्ञान राशि का संचित कोश। ज्ञान राशि का संचित कोश और उसके बाद में अब इसकी परिभाषा, ज्ञान के लोक कल्याणकारी लिखित कोश को साहित्य कहते हैं। ज्ञान के लिखित ज्ञान के लोक कल्याणकारी लिखित कोश को साहित्य कहते हैं। साहित्य कहते हैं। हाँ, इसके बाद में अगली परिभाषा आपको लिखनी है व्याकरण। व्याकरण की परिभाषा, व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप में शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। बोलना, पढ़ना व लिखना सिखाता है। तो ये व्याकरण की परिभाषा।
लिखेंगे और आपको याद करनी है। अब है अगला पृष्ठ संख्या 9 पर आ जाइए सभी विद्यार्थी। आपने सीखा कहने, सुनने और लिखने पढ़ने का साधन भाषा है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। हिंदी भारत की राजभाषा है। भारत का स्थानीय रूप बोली कहलाता है। मौखिक भाषा को लिखने का साधन लिपि है। हिंदी की लिपि देवनागरी है। ज्ञान के लिखित संचित कोश को साहित्य कहते हैं। भाषा के नियमों का शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण भाषा को शुद्ध बनाता है। व्याकरण के 3 विभाग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इसके बाद में प्रश्नावली, यानी इसके जितने भी प्रश्नोत्तर हैं, प्रश्न दिए गए हैं, उनके आप उत्तर लिखेंगे। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में ध्यान देंगे और जो मैं उत्तर बता रहा हूँ वह जहाँ पर उचित जगह दी हुई है वहाँ पर आपको सही का चिन्ह लगाना है और गलत का जहाँ चिन्ह लगाने की जरूरत पड़े वहाँ पर आपको गलत का चिन्ह लगाना है। तो देखिए क वाला प्रश्न, सही विकल्प पर सही लगाइए। खाली जगह भाषा नहीं है। इसमें पहला विकल्प है कहना, दूसरा है लिखना और तीसरा है इशारे करना। तो कहना ये भी भाषा है, मौखिक भाषा है। लिखना ये भी लिखित भाषा है और इशारे करना ये नहीं है। ठीक है, तो ये तीसरा जो विकल्प है वो गलत है। उसमें आपको यहाँ पर सही का निशान लगाना है। इसने पूछा है भाषा नहीं है खाली जगह, तो वहाँ पर इशारे करना, ये भाषा नहीं है। दूसरा, ये तो क का पहला था, उसके बाद में क का दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। भाषा का मूल रूप होता है पहला विकल्प लिखित, दूसरा सांकेतिक, तीसरा मौखिक। तो इसका जो सही उत्तर है मौखिक। मौखिक पर आप सही का निशान लगाएंगे, जो तीसरा विकल्प है। इसके बाद में प्रश्न संख्या क का तीसरा, भाषा को लिखने के लिए खाली जगह का प्रयोग किया जाता है। पहला विकल्प व्याकरण, दूसरा विकल्प संकेत और तीसरा विकल्प है लिपि। तो भाषा को लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यानी लिपि का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है बहुत सही है, इसमें भी सही का निशान लगाना है। उसके बाद में चौथा प्रश्न, पंजाबी भाषा को लिपि में लिखा जाता है। तो कौन सी लिपि में लिखा जाता है? पहला जो विकल्प है वह सही है, गुरुमुख। तो इसमें जो पहला विकल्प है उसी पर आपको सही का निशान लगाना है। उसके बाद में पांचवा प्रश्न, भारत की राजभाषा खाली जगह है। तो भारत की राजभाषा कौन सी है? हिंदी। जो हिंदी लिखा हुआ है वही इसका सही उत्तर है। तो जो दूसरे ऑप्शन में है, दूसरा विकल्प है, उसमें हिंदी लिखा हुआ है। तो दूसरा विकल्प उसके सामने आपको सही का निशान लगाना है। इसके बाद में छठा प्रश्न, हिंदी खाली जगह की भाषा राजभाषा नहीं है। पहला विकल्प भारत, दूसरा इंग्लैंड, तीसरा दिल्ली। तो हिंदी इंग्लैंड की राजभाषा नहीं है। दूसरा विकल्प है, उस पर आपको सही का निशान लगाना है और खाली जगह में वही भरना है। हाँ, तो क का प्रश्न हो गया। उसके बाद में प्रश्न संख्या ख, इसमें भी खाली जगह आपको भरनी है। 1 2 3 4 5। हाँ, तो देखिए ख का पहला प्रश्न, ख का जो इसमें लिखा हुआ है वह है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसका पहला प्रश्न, विचारों के आदान प्रदान के साधन को
क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो खाली जगह में आपको भरना है भाषा। उसके बाद में दूसरा, जो विचार बोलकर प्रकट किया जाए उसे कौन सी भाषा कहते हैं? मौखिक भाषा। यहाँ पर आपको लिखना है पहले मौखिक, फिर उसके बाद में अगली जो खाली जगह है पास, जो विचार बोलकर प्रकट किया जाए उसे मौखिक भाषा तथा जिसे लिख कर प्रकट किया जाए उसे लिखित भाषा कहते हैं। इसमें आपको इस प्रकार से लिखना है। पहली खाली जगह, दूसरी का पहली जो खाली जगह है वहाँ पर आपको लिखना है मौखिक, और दूसरी खाली जगह है वहाँ पर आपको लिखना है लिखित। तीसरा, ख का तीसरा, भाषा को लिखित रूप देने के लिए निश्चित चिन्ह खाली जगह कहलाते हैं, तो वहाँ आपको लिखना है लिपि। तीसरे में लिखना है लिपि। उसके बाद में चौथा प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 पर आ जाइए। खाली जगह भाषा को शुद्धता प्रदान करता है, तो वहाँ पर आप क्या लिखेंगे? व्याकरण। चौथे में लिखना है व्याकरण। उसके बाद में पांचवा, व्याकरण के खाली जगह विभाग है, तो कितने? 3। आपको पांचवें में आप लिखेंगे 3। ठीक है, इस प्रकार से ये खाली जगह आप भरते जाएंगे। अब है प्रश्न संख्या ग, निम्नलिखित भाषाओं के सामने उनकी लिपियों के नाम और उससे संबंधित एक एक वाक्य लिखिए। तो यहाँ जो ग है उसमें आप देख रहे हैं प्रश्न संख्या ग क्रमांक 1, 2, 3, 4 जो दिए हुए हैं, और फिर उसके बाद में भाषा दी हुई है हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, पंजाबी, और उसकी जो सामने वाला इस भाग है इसमें खाली जगह दी हुई है, वो आपको भरनी है। हाँ, तो ग का पहला हिंदी, तो हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। ग, इसके सामने जस्ट आप लिखेंगे देवनागरी। अब इसके बाद में इसका वाक्य लिखना है, जैसे राकेश पूजा की बहन है, सॉरी राकेश पूजा का भाई है। क्या लिखेंगे? राकेश पूजा का भाई है। उदाहरण, राकेश पूजा का भाई है। अब यहाँ जो लिपि प्रयुक्त हुई है वह देवनागरी लिपि प्रयुक्त हुई है। उसके बाद में घ, दूसरा वाक्य लिख संस्कृत। तो संस्कृत में कौन सी लिपि हुई है जो प्रयुक्त होती है? वह ग का दूसरा, संस्कृत की लिपि कौन सी है? देवनागरी। अब इसका जो हम लिखेंगे, जो लिपि का कोई एक वाक्य लिखेंगे, अहम पुस्तकम पठान। अहम पुस्तकम पठान। अब ये देवनागरी लिपि है। फिर है तीसरा अंग्रेजी। अंग्रेजी की लिपि है रोमन, और इसका उदाहरण लिखेंगे IN
रीडिंग ये बुक। ये जो लिपि लिखी गई है वो है रोमन लिपि। उसके बाद में चौथा उदाहरण ग का चौथा पंजाबी। पंजाबी की लिपि देवनागरी नहीं है बल्कि उसकी जगह पर गुरुमुखी है। कौन सी लिपि है पंजाबी की लिपि? गुरुमुखी है। और इसका उदाहरण लिखेंगे पंजाबी। पंजाबी इस प्रकार से लिखेंगे ऐसे, फिर इसको ऐसे करना है और फिर उसके बाद में ऐसे, फिर इसके बाद में ऐसे करना है और फिर यहाँ से ऐसे करना है और ये इस प्रकार से। ये पंजाबी इस प्रकार से लिखी जाती है। ये जो मैंने शब्द लिखा है ये पंजाबी भाषा में लिखा है पंजाबी। अब देखिए प्रश्न संख्या ग तक आपके सारे प्रश्न हो गए। उसके बाद में प्रश्न संख्या घ पर आ जाइए। घ सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। प्रश्न संख्या घ। घ में आपके 5 प्रश्न दिए हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। भारतीय संविधान ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया, तो ये सही है। तो पहले में आप सही का निशान लगाएंगे। दूसरा, भाषा के 3 रूप होते हैं, तो ये गलत है। भाषा के 2 रूप होते हैं, 3 नहीं होते हैं, ये गलत करेंगे। तीसरा, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को अनुच्छेद 343 या 343 के तहत स्वीकार किया गया, ये बात सही है। ये तीसरा कथन है बिल्कुल सही है, सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद में चौथा, हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 13 सितंबर को मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस 13 सितंबर को नहीं मनाया जाता है जबकि 14 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि ये कथन गलत है। तो यहाँ पर आप गलत का निशान लगाएंगे। उसके बाद में 5वां, यातायात पुलिस सांकेतिक भाषा का प्रयोग नहीं करती है, तो ये भी गलत का चिन्ह लगाएंगे। तो ये आपके घर तक हो गए। इसके बाद में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये हम पहले करवा चुके हैं। फिर भी यदि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो आप अपनी बात लिख सकते हैं, मुझे तक पहुंचा सकते हैं। हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो कक्षा कार्य और गृह कार्य है वह मिट्स और पेरेंट ऐप में दे दिया जाएगा और उसको समय पर पूर्ण करके सबमिट करना है। तो इस प्रकार आज का आपका जो पाठ था भाषा, लिपि और व्याकरण पूर्ण हो गया। और इसके बाद में आपको याद करना है, पढ़ना है। धन्यवाद।